ओके सर। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC ई ज्ञान में। और ठीक है ना। ठीक। बहुत दिनों से ये चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो उसका कुछ रीजन था जिसके कारण ये वीडियो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो आज से हम शुरुआत करते हैं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है। तो ये जो वीडियो है, आज का वीडियो है, वो सभी आयु वर्ग के लोगों का है। ऐसा नहीं है कि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्यापम की तैयारी कर रहे हो। ये सभी आयु वर्गों के लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं ये जो लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, मैं इसके सभी शब्दों का मतलब बताऊंगा और आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है। कुछ टेक्निकल कारण के कारण ये थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन बाकी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है कैसा है करके। ठीक है। आप सभी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन मैं इसको आसान शब्दों में आप लोगों के सामने बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, बस यहीं तक से। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एक वर्ड आता है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। चलिए, इजी लैंग्वेज में बताना है मुझे। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, संप्रभु का मतलब क्या होता है? क्या होता है संप्रभु का मतलब? क्या आप संप्रभु हो? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी बात करता हूं। ठीक है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, एक छात्र हूं, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं, तो कहीं पे एडमिशन लेने के लिए अपने माता पिता से चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि फीस तो वही देंगे। तो उनसे पूछना पड़ रहा है मुझे बार बार। या फिर कहीं मुझे घूमने जाना है, तो उनसे चर्चा करना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब यह है कि मैं अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। तो मैं संप्रभु नहीं हूं। जो अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है वो क्या होता है? संप्रभु होता है। तो ये किसकी बात किया गया है? संप्रभु किसके लिए बोला गया है? हमारे भारत देश के लिए संप्रभु बोला गया है। तो हमारा भारत देश या हमारा भारत राज्य, भारत राज्य क्या है बेटा? संप्रभु है। चलो, इसको एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूं कि कैसे संप्रभु है रे भाई। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनको किसी के साथ युद्ध करना है या फिर किसी के साथ मित्रता करना है, तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री या फिर दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ पूछना पड़ता है क्या कि मैं इनके साथ युद्ध करूं या फिर मित्रता करूं? पाकिस्तान पे हमला करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है क्या? नहीं। या फिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मित्रता करने से पहले कुछ पूछना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा भारत राज्य जो है वो संप्रभु है, वो अपना डिसीजन स्वयं लेता है। कौन सा डिसीजन भैया? बाह्य मामले के डिसीजन और आंतरिक मामले के डिसीजन। आंतरिक मामले के डिसीजन बोलने का मतलब, बाह्य मामले का डिसीजन तो आप लोग को समझ में आ गया ना, कि मित्रता करना है, शत्रुता करना है, या किसी के साथ व्यापार संबंध बनाना है। ठीक है। या फिर कुछ और प्रकार का। ठीक है। अब आंतरिक मामले बोलने का मतलब ये है कि भाई हमें कुछ योजना चलाना है हमारे देश में, कुछ विकास कार्य करना है, तो हम किसी से परमिशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हम संप्रभु है। कौन बोल रहा है संप्रभु है? ठीक है। ये संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। एक ख्याल आएगा आपके दिमाग में कि भाई प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। मुझे ये पहले बता देना चाहिए था, मैं बता नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को इससे समझ लीजिए कि भैया ये प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना मतलब ये होता है भाई, और इसको प्रस्तावना की जरूरत इसी कारण पड़ी कि देखिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है। ठीक है। उसमें बहुत अनुच्छेद है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के कारण बहुत सारे अनुच्छेद और जुड़ते चले गए। तो अगर उसका ओवरव्यू देखा जाए संविधान का कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा संविधान क्या बोलना चाहता है, तो भाई हम प्रस्तावना को लगा दिए यहाँ पे कि हमारा संविधान क्या बोलना चाहता है। ठीक है। जैसे मैं आपके बारे में पूछूं कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो आप अपना आई कार्ड दिखा दोगे। तो ये संविधान का एक हिसाब से क्या है? आई कार्ड है, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मैं क्या बोला कि इससे बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई हमारा संविधान कैसा होने वाला है। जैसे आपके आई कार्ड में लिखा होता है नाम, पता, ब्लड ग्रुप,
ठीक है, और पिता का नाम, मोबाइल नंबर, तो उससे क्या है आपके बारे में एक बेसिक जानकारी मिल जाती है, या फिर आधार कार्ड से बेसिक जानकारी मिल जाती है, जिसमें फोटो बहुत अच्छा आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या है, ये प्रस्तावना क्या है, एक बेसिक जानकारी के लिए कि भाई हमारा संविधान कैसा होने वाला है। तो आई होप कि यार ये संप्रभु का मतलब समझ में आ गया होगा आपको आसान भाषा में। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए उसके बाद दूसरा है आपका समाजवादी। ठीक है, क्या है आपका? समाजवादी। 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 देखो, समाजवादी को समझने से पहले समाजवादी शब्द का मतलब समझो। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस वादी, या फिर इसको वाद भी लिख लो। समाज मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। लोगों का समूह। और वादी मतलब बोलने वाला, या फिर उस प्रकार से विचार रखने वाला। वादी का मतलब क्या है? बोलने वाला, या उस पर विचार रखने वाला। तो जो समाज के लिए बोलता है, या फिर जो समाज के प्रति विचार रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समाजवादी बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो समाज मतलब क्या है? लोगों का एक समूह है, उसमें सभी प्रकार के लोग आएंगे। उच्च वर्ग के आएंगे, निम्न वर्ग के आएंगे। उच्च वर्ग निम्न वर्ग बोलने का मतलब है कि अमीर वर्ग आएंगे, गरीब वर्ग आएंगे। तो हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। हमारा भारत क्या है? समाजवादी है। तो समाजवादी है जिसका मतलब क्या है? हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ इसको कुछ इस प्रकार से समझिएगा। देखो, ये समाजवादी जो है ना, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया था आप सभी को पता होगा। कब जोड़ा गया था भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976। किसके द्वारा जोड़ा गया था? मैडम के द्वारा। मैडम कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? कहानी है एक, ठीक है, उसको छोड़ो। देखिए, मैं एक आपको एक समाजवादी जोड़ने का मतलब बता, जोड़ने का नहीं, इसका मतलब ही बता देता हूं कि क्या है इसका मतलब। देखो भाई, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या होता है पता है? जो प्राइवेट बैंक है, आप उसको सरकारी बना दीजिए। सिंपल सा मतलब है। राष्ट्रीयकरण से मतलब है जो प्राइवेट संस्था है, आप उसको क्या बना दीजिए? सरकारी बना दीजिए। अब गवर्नमेंट का रूल होगा। समझ में आ रहा है? हुआ क्या कि पहले जो बैंक होते थे, ठीक है, जो पहले बैंक होते थे, यहां पे केवल उच्च वर्ग, ये बैंक केवल उच्च वर्ग तक से ही सीमित था। उच्च वर्ग वाले यहाँ पे पैसा जमा करते थे, उच्च वर्ग वाले यहाँ पे ऋण लेते थे। ये गरीब वर्ग के लिए बिल्कुल भी ये काम नहीं करता था। समझ में आ रहा है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ब्रांच था केवल नगरों और महानगरों तक से ही सीमित था, गांवों में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो किसान वर्गों को बहुत दिक्कत होता था भाई, अगर वो ऋण लेना चाहे तो कहां पे जाएंगे? साहूकार के पास, फिर वही जिंदगी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और इनके ब्रांच को अपने हिसाब से सभी जगह बना दिया जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण से यह फायदा हुआ कि ये बैंक अब सबके लिए है। अगर ये क्राइटेरिया है कि भाई 50,000 रुपए से अकाउंट खुलेगा, तो ये क्राइटेरिया समाप्त कर दिएगा। बोल दिया गया कि कम से कम 200 रुपए से अकाउंट खुलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 200 रुपए देके आप क्या कर सकते हो? अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो इससे यह फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी संस्था है, समझिएगा इसको, ठीक है, अगर मेरी संस्था है, कोई एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, ठीक है, और इस संस्था में अगर फीस है 20,000, तो जिनके पास 20,000 अगर फीस होगा तो वही आ पाएंगे। ठीक है, ये क्या है? प्राइवेट संस्था। लेकिन अगर मैं इसका राष्ट्रीयकरण कर दूं, राष्ट्रीयकरण कर दूं, बोलने का मतलब कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगा, सरकार देखेगा। और इसका फीस रख दे भैया 200, कुछ तो देना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 200 रुपए। तो अब हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? समाजवादी।
क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, मतलब समाज में सभी लोगों को समान रूप से लेकर चलना है, सभी लोग इसका क्या उठा सके, फायदा उठा सके। ठीक है, अगर हमें एक तेल का कुआं मिलेगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल भाषा में, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। तो समाजवादी अगर कभी भी वर्ड आए तो समझ जाना भैया कि ये भेदभाव को क्या करता है, दूर करने की बात कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा वर्ड देखते हैं। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को भी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1942 में जोड़ा गया था, सॉरी 1976 में जोड़ा गया था, है ना? सबसे पहली बात तो यह कि पंथ निरपेक्ष है क्या। अब पंथ निरपेक्ष को समझने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का समय चाहिए आपको, ताकि ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, लेकिन मैं आसान भाषा में इसको बता देता हूं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष बोलने का मतलब है हमारे भारत राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं है। राजकीय धर्म नहीं है बोलने का मतलब यह है कि हमारा जो झुकाव है सभी धर्मों के प्रति एक समान है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है, यह भी हो सकता है कि या तो मानो तो सभी धर्मों को आप एक समान मानो या फिर मानो ही मत। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुंभ मेला होता है, उसका आयोजन, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, वहां पे व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट अपने पैसों से सब व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई आप हिंदू धर्म के लिए कर रहे हो, फिर मुस्लिमों के लिए क्या? ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, फिर मुस्लिमों के लिए फिर क्या करोगे? तो भाई उनको भी हज के लिए सब्सिडी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्रिश्चियन के लिए, ईसाई के लिए, ठीक है, सिख धर्म के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब सबको सामान लेके चल रहा है। तो हम क्या है ना, सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। या तो आप धर्मों को साथ लेके चलो तो सभी धर्मों को साथ लेके, या फिर मत ही चलो, रहने दो। ठीक है, जैसे ये चीन में होता है और आई थिंक फ्रांस में होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको मैं कभी अलग से बता दूंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बस अभी ये समझिएगा कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, सब एक है। ठीक है, यहां तक से समझ में आ गया? चलिए उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। क्या आता है? लोकतंत्रात्मक। तो आप इसको ऐसा मान लीजिएगा, इसको लोकतंत्र को पहले समझ लीजिएगा क्या है लोकतंत्र। क्या होता है लोकतंत्र, बता सकते हो क्या? लोकतंत्र को समझने से पहले आपको राजतंत्र समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र मतलब क्या? राजा का शासन, राजा का शासन। पहली बार मैं डिजिटल बोर्ड चला रहा हूं, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, राजा का शासन। राजतंत्र मतलब क्या? राजा का शासन। हमारे देश में राजा का शासन है? नहीं है। हमारे देश में राजा का शासन नहीं है। हमारे देश में लोगों का शासन है, हमारे देश में जनता का शासन है। ठीक है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों का शासन या जनता का शासन। लोगों का शासन या जनता का शासन। अच्छा, लोगों का शासन कैसे है भाई? देखो, ये जो है लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों का शासन, तो ये प्रत्यक्ष रूप से भी लोगों का शासन हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों का शासन हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो, लोकतंत्र में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष रूप से लोगों का शासन हो सकता है। कैसे प्रत्यक्ष रूप से लोगों का शासन हो सकता है? सभी लोग मिलकर, अच्छा सभी लोग क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। सभी कार्यपालिका है और सभी न्याय करेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं ये बोल रहा हूं भाई कि जो जितने भी जनता है, ठीक है, सब जनता मिलकर क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। मैं सरकार चुनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से बोलने का मतलब है कि लोग मिलकर क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे, कार्यपालिका बनाएंगे। ठीक है,
और उसको उन लोग क्या करेंगे, न्याय देने का काम भी लोग ही करेंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि शायद यूनान एक ऐसा देश था बहुत पहले, वहां पे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। ठीक है ना। अप्रत्यक्ष भी देखिए, अप्रत्यक्ष जैसे अभी जो मॉडल चल रहा है, इसमें भी दो मॉडल है। एक होता है संसदात्मक और एक होता है अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग का जो मॉडल है ये संसदात्मक है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। आप प्रधानमंत्री को वोट करते हो? नहीं करते हो। आप किसको वोट करते हो? लोकसभा के सदस्य को वोट करते हो। लोकसभा के सदस्य को जब चुने जाते हैं तो उन लोग मिलकर क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, अपने में से किसी एक का। ठीक है, तो हमारा ये जो मॉडल है संसदात्मक है। प्रधानमंत्री इस देश में क्या कर रहे हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री इस देश को चला रहे हैं। ठीक है, अध्यक्षात्मक मॉडल कहां पे चलता है भैया? यूएसए। कहां पे चलता है? यूएसए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल है ना वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट बैठता है, यहाँ पे कौन बैठता है? प्रधानमंत्री बैठता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है लोकतंत्र है, ठीक है, वो संसदात्मक है। क्लियर है यहां तक से? भाई जनता का ही शासन है, लोगों का ही शासन है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक से क्लियर है? ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया। तो हमारा भारत देश, भारत क्या है? लोकतंत्र है, संविधान में लिखा हुआ है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं गणराज्य। क्या है? गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक एकदम सिंपल भाषा में बोलूं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट या राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट या राज्य का प्रमुख वंशानुगत बस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वंशानुगत बस नहीं होना चाहिए, तो आपका देश गणराज्य होगा। हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? कौन है भाई? बोलो। राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। याद रखिएगा एक बात को कि हम लोग प्रधानमंत्री के बिना 1 महीना रह सकते हैं, 2 महीना रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, राज्य का प्रमुख। तो राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होना चाहिए, आपका देश गणराज्य होगा। ठीक है, हमारा देश क्या है? गणराज्य है। क्यों? क्योंकि हमारा हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत नहीं है। क्या नहीं है? वंशानुगत नहीं है। आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। तो अमेरिका में भी वही है भैया, अमेरिका में भी हेड ऑफ स्टेट क्या है? वंशानुगत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत लोकतंत्रात्मक है और गणतंत्रात्मक है, दोनों है। ठीक है, यूएसए भी वही है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी वही है, लेकिन यूके के मामले में, यूनाइटेड किंगडम के मामले में ये अलग है। ये लोकतंत्रात्मक तो है, लोकतंत्र तो है यहां पे, लेकिन गणतंत्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो क्या? क्योंकि इसका हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत है। कौन है भाई हेड ऑफ स्टेट? कौन है? हाँ वंशानुगत है, सही बोल रहे हो, वंशानुगत है। मैं पूछा कि कौन है ऐसे करके। ठीक है, महाराजा महारानी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, और महाराजा महारानी कैसा है ये भी मैं बता दूंगा। खैर समय वेस्ट हो जाएगा, उसको छोड़िए। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो हम कहां तक से कर चुके हैं? ठीक है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, यहां तक से समझ में आएगा? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला गया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय देने की बात कर रहे हैं मेरे भाई? न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक। फिर से सामाजिक वर्ड आया क्या जी? ये समाजवादी अलग है, सामाजिक अलग है क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 चीज लिखा हुआ है। उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। कुछ देर पहले मैंने समाजवादी का मतलब बताया, ठीक है, तो लोगों को इसमें डाउट होता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा
एक होता है समाजवादी, और एक होता है साम्यवादी, कम्युनिज्म, और एक होता है मार्क्सवादी। अच्छा, ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। समाजवादी मतलब समझ गए? समाजवादी मतलब क्या? सभी लोग, सभी वर्ग बराबर है, ठीक है, लेकिन राज्य ये डिसाइड करेगा कि किसको कितना मिलना चाहिए। राज्य मतलब सरकार, किसको कितना जरूरत है ये राज्य डिसाइड करेगा। तो बुक में लिखा होता है कि उत्पादन और उसके वितरण पे कंट्रोल किसका होता है? राज्य का। ये समझ में आया कि नहीं आया? उत्पादन और वितरण पे कंट्रोल किसका होता है? राज्य का होता है। ये बुक में लिखा हुआ मिलता है ना? तो इस पर राज्य का वो करता है, राज्य ही देता है सबको जिसको कितना जरूरत है, ठीक है। फिर साम्यवादी, साम्यवादी में समाज के लोग ही डिसाइड करते हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। साम्यवादी जो मॉडल है उसमें ये लोग ही डिसाइड करते हैं, समाज के लोग ही डिसाइड करते हैं कि उत्पादन कितना होगा और वितरण, यहां पे राज्य नहीं आएगा। अब यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे राज्य बिल्कुल भी नहीं आएगा। समाज के लोग ही डिसाइड करेंगे। हमारे यहाँ ये मॉडल नहीं चलता, हमारे यहाँ ये वाला मॉडल चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर आता है मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी के लिए समझने के लिए ये है भैया कि ये श्रमिक वर्ग की बात करता है। किसकी बात करता है? श्रमिक वर्ग की बात करते हैं और छीनने की बात करता है। जो पूंजीवादी लोग है ना, उससे छीन लीजिए, ठीक है, और सभी में वितरण कर दीजिएगा। कोई मूवी याद आया? जवान। जवान मूवी देखे हो? उसमें यही करता है, छीनना फिर बांटना, ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो समाजवादी मार्क्सवादी दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करता है जो मूवी आया था, ठीक है, वहां पे सॉरी साम्यवादी और मार्क्सवादी पे काम करता है, समाजवादी उसमें नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों चीज समझ में आया? ठीक है, इसमें डिटेल में कभी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो न्याय कितने प्रकार का? न्याय तीन प्रकार का। एक होता है सामाजिक, एक होता है आर्थिक, और एक होता है क्या? राजनैतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और क्या? राजनीतिक। तो हमें तीन प्रकार का न्याय देना है। ये हमारा संविधान बोलता है कि हमें कितने प्रकार का न्याय देना है? तीन प्रकार का, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक न्याय कैसे दोगे रे भाई? कैसे दोगे सामाजिक न्याय? सीधी सी बात है, आप न्याय देते समय ये नहीं देखोगे कि कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई अमीर है, गरीब है, ये नहीं देखोगे। सभी के लिए समान है, कानून सबके लिए समान है ना? बोलने का मतलब ये है, कोई अमीर वर्ग का आदमी अगर किसी का मर्डर करता है, हत्या करता है, तो उसको भी उतना सजा मिलेगा जितना एक गरीब को मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको न्याय देना है, ठीक है, बिना भेदभाव के। तो सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय कैसे करोगे? कैसे दोगे आर्थिक न्याय? देखो, हमारे भारत देश में अमीर वर्ग भी है, गरीब वर्ग भी है, ठीक है। तो ये जो है संविधान का प्रस्तावना क्या बोलता है? हम आर्थिक रूप से भी क्या करेंगे? न्याय देंगे। लेकिन न्याय कैसे देंगे आर्थिक रूप से? तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास, जिसके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना के दे दिए रहने के लिए। खाने को दिक्कत है तो सार्वजनिक वितरण जो दुकान होता है वहां से हम उसको 1 रुपए किलो में चावल में दे रहे हैं, या फिर फ्री में दे रहे हैं। तो हम भूखा मरना नहीं दे रहे हैं, और आवास भी दे रहे हैं। शिक्षा के लिए भी योजना चालू होता है, स्कॉलरशिप होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया हम आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके, जितना सरकार के लिए पॉसिबल है उतना ही वो क्या करेगा? आर्थिक रूप से क्या करेगा? न्याय देगा। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके बोलने का मतलब ये देखेंगे कि भाई एक लिमिट में ही हम मदद कर सकते हैं, एक लिमिट में ही हम मदद कर सकते हैं, उससे ज्यादा मदद हम लोग नहीं कर सकते। तो ये है आर्थिक। अब जैसे होता क्या है कि ये भी एक लूप होल है, आप बोल सकते हो कि जैसे मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात किया, तो बोलने का मतलब ये है कि जिनके यहाँ कार है, एसी लगा हुआ है, वो भी उस दुकान में जाते हैं, फ्री में चावल लेके आते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं? बेच देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर राजनीतिक न्याय बोलने का मतलब ये है भैया कि आपको, राजनीतिक न्याय बोलने का मतलब कि राजनीति में वोट देने का अधिकार तो सभी को है। साथ में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव, वर्ग में भेदभाव नहीं करेंगे, अमीर गरीब या फिर जाति के मामले में भेदभाव नहीं करेंगे। हर कोई क्या कर सकता है? ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, हर कोई क्या कर सकता है?
वोट दे सकता है। हमारा वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। बोलने का मतलब है कि अगर आप 18 साल से अधिक आयु के हो या फिर 18 साल के हो तो आपको वोट देने का अधिकार है। एक टाइम में वैसा नहीं था। तो कैसा था? एक टाइम में केवल उच्च वर्ग के, जो शिक्षित वर्ग के, वो लोग बस वोट दे सकते थे। और अभी क्या है, सार्वभौमिक में अब 18 साल के हो चुके हो तो आप चुनाव में वोट दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको चुनाव लड़ना भी है तो ऐसे बिना भेदभाव के आप बिल्कुल शामिल हो सकते हो। कितने प्रकार का न्याय हो गया? कौन दे रहा है? संविधान की प्रस्तावना। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर देखिएगा, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है। एक है विचार की, एक है अभिव्यक्ति की, एक है धर्म की, एक है विश्वास की, और एक है क्या? उपासना की। एक है क्या? उपासना की। बता सकते हो क्या भाई? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, क्या होता है इसका मतलब? देखिए, अब विचार बोलने का मतलब ये एक आंतरिक मामला है। आपको सोचने की आजादी है, जो सोचना है सोच लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। सोच लीजिए जो सोचना है, सोच लिए। चलिए ठीक है। तो आप स्वतंत्र हो कुछ भी सोचने के लिए। नंबर एक, अभिव्यक्ति। आप किसी चीज को विचार कर रहे हो, किसी चीज का, उसको अभिव्यक्त कैसे करोगे? फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, समझ में आ रहा है, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, वीडियो बनाओगे हेलो गाइस, हाय गाइस करके। ठीक है। तो बोलने का मतलब अभिव्यक्ति की आपको आजादी है, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, लिमिटेशन। एक केस हुआ था कंगना रनावत का। ठीक है, उन्होंने जब एक ट्वीट किया था तो सांप्रदायिक हिंसा हो गया था, तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ था। तो अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी है तो उसका भी क्या है? लिमिटेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? आर्टिकल 19 को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, खैर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। अभिव्यक्ति की आजादी, किसी भी रूप से आप अभिव्यक्त कर सकते हो। धर्म, आप कोई भी धर्म चुन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हो। आप हिंदू हो, आपको कोई भी धर्म जो भी अच्छा लग रहा है आप उसमें जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। आप स्वतंत्र हो इसके लिए। ठीक है ना? और उसके बाद आता है विश्वास। आप किसी भी विचारधारा पर विश्वास कर सकते हो। अभी कुछ देर पहले मैंने एक विचारधारा बताया था, मार्क्सवादी विचारधारा। कई लोग आस्तिक होते हैं, कई लोग नास्तिक होते हैं। भाई आप स्वतंत्र हो। हमारा गवर्नमेंट बोल रहा है कि, हमारा संविधान बोल रहा है कि आपको आस्तिक ही होना है, या आपको नास्तिक ही होना है, या आपको मार्क्सवादी ही विचारधारा रखना है, या फिर साम्यवादी ही विचारधारा रखना है, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं, आप स्वतंत्र हो। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उपासना। उपासना मतलब क्या है? एक्चुअली ये धर्म से जुड़ा हुआ है उपासना। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना रहता है। मुस्लिम में क्या रहता है? इस्लाम धर्म में क्या रहता है? नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। और ईसाई धर्म में क्या रहता है? चर्च जाते हैं। तो आप स्वतंत्र हो आपकी उपासना के लिए, आप पूजा पाठ करने के लिए भी स्वतंत्र हो, नमाज पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये स्वतंत्रता आपको दिया गया है, कोई भी रोक टोक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। आपको एक धर्म पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे धर्म में जा सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये स्वतंत्रता कितने प्रकार का दिया गया है? 5 प्रकार का स्वतंत्रता यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद स्वतंत्रता हो गया, 5 प्रकार का स्वतंत्रता हो गया। ठीक है। फिर बोलते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता किसके बीच देना है रे भैया? प्रतिष्ठा। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है भाई? स्टेटस। स्टेटस। ठीक है। उसको समझने के पहले आप समता को समझिएगा। ठीक है। देखिए, समता और समानता, ये दो वर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है, समता और समानता में। वास्तविक रूप में थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है जिसको आपको समझना होता है। देखिए, समझ लीजिएगा इसको। अगर यहाँ पे 50 बच्चे हैं और मैं 50 समोसा ऑर्डर करता हूं, कितने समोसा ऑर्डर करता हूं? 50 समोसा। तो सभी को एक एक समोसा दूंगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं? समानता, इक्वालिटी। एक एक समोसा सबको मिला तो क्या हो गया? समानता। लेकिन अगर जिसको ज्यादा भूख लगा है, जिसको ज्यादा भूख लगा है और उसको मैं 2 समोसा दूं
और एक को ऐसे ही रहने दूं क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, याद रखना इस बात को, उसका पेट भरा हुआ है और उसको 2 समोसा दे रहा हूं, तब क्या आ जाएगा? समता। मतलब ये हुआ समता वहां पे जहां पे जिसको जरूरत है। आरक्षण को समझ रहे हो? अब आरक्षण को इससे लिंक कर रहे हो? वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन समता का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समता मतलब जिसको जितना जरूरत है, ठीक है। चलिए, प्रतिष्ठा, स्टेटस। स्टेटस कैसे बनेगा रे भैया? आपके पास क्या हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, कार हो, तो स्टेटस बनेगा? नहीं। कुछ जो जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे एक आवास हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, इससे आप जीवन यापन अच्छे से कर सकते हो, आपका स्टेटस रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगा, ठीक है। तो भाई हम इसमें समता लाते हैं। समता बोलने का मतलब है कि जिनको जरूरत है। आवास किसको मिलता है? प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए? मुकेश अंबानी के लिए। ऑलरेडी घर है भाई उसके पास, आपके पास घर है, हमारे पास भी घर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से रह रहे हैं। तो आवास किसके लिए? जिसके पास आवास नहीं है या फिर जिसके पास कच्चा आवास है, तो आवास उनके लिए जिसके जरूरत है। समता, ठीक है। शिक्षा, आप इस लायक हो, ठीक है, कि आप अपनी शिक्षा की व्यवस्था खुद कर सकते हो, गवर्नमेंट पे डिपेंडेबल नहीं हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, सरकारी स्कूल है, आप वहां पे जा सकते हो जहां पे आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य, सरकारी आपका हॉस्पिटल है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो इवन यहां तक कि, ठीक है, आपको अगर कोई अपराध आप करते हो और आप स्वयं का वकील नहीं रख पा रहे हो, तो गवर्नमेंट इसका इंतजाम करेगा। गवर्नमेंट इसका क्या करेगा? इंतजाम करेगा कि आपके लिए एक सरकारी वकील का व्यवस्था की जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या, गवर्नमेंट इन सब चीजों को क्या रखेगा? ध्यान रखेगा और आपके लिए अवेलेबल करवाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। समता का मतलब पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है ना? जिसको जरूरत है वो। अवसर, अवसर मतलब, अवसर की समता मतलब जिसके पास जॉब है उसको जॉब देंगे, तो जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब देंगे। अवसर की समता बोलने का मतलब है भाई कि देखिए, सरकारी नहीं, जो सरकारी नौकरी निकलती है रे भाई, सरकारी नौकरी, ठीक है। और इसमें होता है आरक्षण, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के लिए। होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये जो आरक्षण है, ठीक है, ये क्यों लाया गया है? ये लाया इसी कारण गया है कि जिसको जो जरूरत है उसको हम दे, जिसको ज्यादा जरूरत है हम उसको दे। तो इसी कारण क्या किया गया है, यहाँ पे भी समता जैसे वर्ड लिखा गया है। यहां तक से क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं प्रतिष्ठा और असम की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब देखिएगा, यहां पे क्या बोला है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। और क्या बोलता है? एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। अखंडता को भी बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो गरिमा बोलने का मतलब है कि एक आप अच्छे से जीवन यापन कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए शायद ना डिग्निटी जैसे वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश में, ठीक है। आप गरिमा और प्रतिष्ठा को सिमिलर मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो आप वही समझ के चलिएगा कि आप गरिमा से जीवन यापन कीजिएगा, गरिमा से जीवन यापन करिए, मतलब आपका भी पद प्रतिष्ठा रहे, आपका क्या रहे? पद प्रतिष्ठा रहे, ठीक है ना? फिर एकता, एकता मतलब क्या है? एक रह के चलना है, सबको मिलजुल कर रह के चलना है। इसको क्या बोलेंगे अपन? एकता, एक रह के चलेंगे। बोलने का मतलब है भैया, हमको सब साथ लेके चलना है, हम साथ साथ वाले, ठीक है ना? फिर अखंडता, और ये अखंडता मतलब हम भौगोलिक रूप से भारत को हम क्या नहीं कर सकते? खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। ये अखंड भारत है। कौन सा भारत है? अखंड वाला। खंड मतलब क्या? तोड़ देना, और अखंड मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसी कारण बोलता है क्या, अखंड भारत, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक से गरिमा, एकता, अखंडता का मतलब समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर, अच्छा एक और चीज है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारे वाली भावना, ठीक है, भाईचारे वाली भावना, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसमें से कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है।
26 जनवरी 1950 को तो पूरा संविधान लागू हुआ था, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुए थे, लागू हुए थे। ठीक है, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, शुक्ल का सप्तमी दिन, संवत 2006 विक्रमी। ये क्या है 2006 विक्रमी, बता सकते हो? अभी कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2080, 2080 विक्रम संवत चल रहा है। याद रखिएगा 57 साल आगे रहता है। ठीक है, तो 2006 इसी कारण लिखा गया कि ये 57 साल आगे था। ठीक है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत 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 अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब अडॉप्ट करना। हम इसको क्या करते हैं? अंगीकृत कर रहे हैं, मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, खुद में इसको क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अधिनियमित मतलब कानूनी रूप से हम इसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, और आत्मर्पित मतलब स्वयं के ऊपर भी इसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया क्या आपका, ठीक है, संविधान की उद्देशिका। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। अब मैं आपको बोला था कि इसको छोड़ दो, हम भारत के लोग। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा जो सार बताया, ठीक है ना, तो सार बताया, तो इसको कौन बनाया, कौन है? हम भारत के लोग, हमने बनाया है। संविधान को किसने बनाया है? हमने बनाया है। समझ में आ रहा है? तो ये सब मतलब समझ जाने के बाद इसको बनाने वाला कौन है? ये हम भारत के लोग। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए एक कहानी और बता देना चाहता हूं। मैं एक कहानी को भूल गया था। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको वो किया था। ठीक है, तो एक कहानी था उनका, ठीक है, कि 1984 में खालिस्तान मूवमेंट के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि किस पर अब मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच।